हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर और कोई आ रहा हो तो। हेलो अर्जुन, आवाज़ नहीं आई थी। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? आई। ओके, 6:06 हो चुकी है। आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई वेलकम यू ऑल। आप लोगों ने मेरे पे अपना ट्रस्ट दिखाया है, एंड अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जितनी हो सके उतनी वैल्यू ला के इस कोर्स में से मैं दूँ। आई होप मेरी ऑडियो एंड नेटवर्क एवरीथिंग इज क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में, ये जो कोर्स होने वाला है, देवेश, व्हाट हैपेंड? आवाज़ नहीं आ रही आपको? हेलो, आपको तो आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। अह, सब लोग एक बार हैंड रेज कर दीजिए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हैंड रेज कर दीजिए। मानस? ओके, मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। देवेश, अब ऑडियो ठीक है? ठीक है, इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, कैसा होने वाला है ये कोर्स। सबसे पहले इस कोर्स का मेन टारगेट है वेब डेवलपमेंट एडवांस लेवल्स तक आप लोगों को सिखाना, और आप लोग खुद की वेबसाइट्स बना सकें। एंड सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस की बात नहीं हो रही है, बैक एंड इम्प्लीमेंट कर सकें, फंक्शनैलिटी दे सकें, फॉर्म्स वगैरह, लाइव कैसे डेटा को अपडेट करना है, लीडर बोर्ड वगैरह, एंड जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो सब कैसे करते हैं, कैसे पूरा बैक एंड वर्क करता है, इस पे ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा, फंक्शनैलिटी पार्ट पे। क्योंकि एच में पेजेस और ओवरली जो स्टैटिक कंटेंट है वो तो आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी बना रखा होगा, नहीं भी बना रखा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस कोर्स में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की डीप नॉलेज दी जाएगी, और ये बताया जाएगा कि आफ्टर ऑल अ वेबसाइट हाउ डज इट वर्क। तो एक सेकेंड। तो सबसे पहले अपन पाइथन सीखने वाले हैं। पाइथन का एक बैकएंड का फ्रेमवर्क होता है जेंगो।
जो कि बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस एक फ्रेमवर्क है। जैंगो के अंदर फ्रंट एंड के लिए बहुत अच्छा इंटीग्रेशन मिलता है, डेटाबेस के लिए बहुत अच्छा इंटीग्रेशन मिलता है, बहुत सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है जैंगो की टीम ने जो डेवलपर्स हैं। सो हमें सिर्फ जैंगो यूज़ कैसे करना है वो सीखना है, एंड हम पूरी वेबसाइट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बैक एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, कनेक्टिंग कर सकते हैं, वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर सकते हैं, उसके लिए भी एक इंजन जैंगो में मिलता है। तो ओवरऑल जैंगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन की तरह रन करना है तो, एंड ग्लोबली डिप्लॉय करना है तो पाइथन सीखने वाले हैं ताकि हम जैंगो के साथ काम कर सकें और एसक्यूलाइट के साथ काम कर सकें। एसक्यूलाइट एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने डीबीएस के बारे में सुना होगा, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूलाइट। इसी तरीके से ये जो एसक्यूलाइट है जैंगो का, इसके साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो आपको अलग से जाके और डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने की या एल्गोरिथम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैंगो के अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, अपन सीधे जैंगो और पाइथन में से ही एसक्यूलाइट की कमांड्स इंप्लीमेंट कर देंगे, मॉडल्स क्रिएट कर देंगे एंड डेटा को अपन स्टोर एंड फेच करेंगे। ये होगी पाइथन और जैंगो की बात। इसके अलावा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चीज़ों में, हाँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चीज़ों में अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रंट एंड कैसे बनाना है और जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट डॉम मैनिपुलेशन कैसे करना है, कैसे एक बार जो पेज लोड हो गया उसमें चीज़ों को चेंज करना है, कैसे डेटा को अपने, जैसे रॉ डेटा आपके पास सर्वर से आ रहा है तो उस डेटा को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर कोई एक स्टाइलिंग लगी हुई है स्टाइल शीट से उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन डेटा सेंड करना, रिसीव करना, HTTP रिक्वेस्ट, ये सब कैसे करते हैं। और जो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि आपका HTML का पूरा पेज बन चुका है, उसको कैसे ऑल्टर करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ये सब सीखने वाले हैं। सो ये एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ हो गया इस कोर्स का। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसके बारे में आपको बता दूंगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एट लास्ट जैंगो एंड एसक्यूएलाइट। इस कोर्स में आपको 2 प्रोजेक्ट करने हैं। एक प्रोजेक्ट मैं आपसे क्लास में करवाऊंगा जो कि होगा एक पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट, फंक्शनल होनी चाहिए पूरी तरह से, डायनेमिक कंटेंट होना चाहिए उसमें। एंड एक प्रोजेक्ट आपको अपने मर्जी का चूज करना है और अपने हिसाब से करना है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप जिस भी थीम पे बनाना चाहें, एक वेबसाइट आपको बनानी है, ये 2 प्रोजेक्ट कर लेंगे और लगभग 2 हफ्ते का ये कोर्स होने वाला है। अब कई लोगों को ये डाउट आएगा कि 2 हफ्ते में इतनी जल्दी ये सब नहीं सीख सकते। सो मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते के अंदर अपन डेफिनेटली वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जैंगो, ये सब सीखना 2 हफ्ते में कोई मुश्किल बात नहीं है। बट मुश्किल तब होती है जब आप बहुत ही स्लो पेस में अपनी क्लास को आगे चलें। मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकल स्किल दूंगा, इसलिए ये चीज़ बहुत फास्ट हो जाएगी। और आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि कितना स्पीड से अपन चीज़ों को सीखते हैं, बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पूरा का पूरा कोर्स ओवरऑल अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है, ज़्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे और ज़्यादा अपन उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे जो एक्चुअली काम नहीं आती। हाँ देवेश। आयुष्मान है, जो बेसिक्स है वो तो मिस नहीं हुए ना, जैसे कि आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बताई, उनके बारे में मेरे को 90% के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो इससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कोई टेक्नोलॉजी मिस नहीं होने वाली है। आपको मैंने ठीक है कहा सर। जैसे प्रैक्टिकली कोड करना है या उस वेबसाइट को बिल्ड करना है, वो काम कैसे करना है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और अगर कोई डाउट आता है आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो और मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डाउट मैं सॉल्व करवाऊंगा क्लास में। चलो थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन के साथ में। एंड आज कितने लोग आए हैं? 6 लोग आ गए। 6 नहीं, 5 आए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो?
दीक्षांत, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे क्वेश्चंस पूछूंगा या बीच में अगर मुझे कंफ्यूजन हो कि मेरी ऑडियो जा रही है नहीं जा रही, स्क्रीन जा रही है नहीं जा रही, तो इससे हाँ रिलेटेड जो भी आंसर करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ठीक बीच है। में मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मैं मीटिंग में हूँ भी या मीटिंग खत्म हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान कोड पे होगा, मैं लगातार अपने इस मीटिंग के इंटरफेस को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। ओके। सबसे पहले पाइथन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब पाइथन क्या है, सबसे पहले बहुत इजी स्टार्ट इसको देना चाहता हूँ मैं। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको अपन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब, जैसे आपका जो कंप्यूटर या डिवाइस है वो आप सभी को पता है कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है वो। तो अब ये जो मशीन लैंग्वेज है इसमें अपन बात नहीं कर सकते, और अपनी जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है इसमें मशीन बात नहीं कर सकती। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? इस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए एक तरह का ट्रांसलेशन करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज से कंप्यूटर के लैंग्वेज में। इस ट्रांसलेशन के लिए एक टूल अपन यूज करते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली अपन अपनी लैंग्वेज में कुछ कोड लिखते हैं जो कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स से स्पेसिफाइड होता है, एंड उस कोड की मदद से अपन जो पूरा का पूरा मशीन का उसका कोड होगा, ऑब्जेक्ट कोड जिसको कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेट कौन करता है? या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। यानी कि अपने कोड को, अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसको अपन कहते हैं कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस। ये एक तरह का ट्रांसलेशन है जिसकी मदद से आप जो भी है अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको कमांड्स दे सकते हो और उस हिसाब से आपका कंप्यूटर रिएक्ट करता है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊं तो ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब ये है कि जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो कितना ज़्यादा मशीन लर्निंग के करीब है और कितना हमारी लैंग्वेज से दूर है। तो हाई लेवल का मतलब हुआ कि पाइथन हमारी लैंग्वेज के बहुत नज़दीक है एंड मशीन लैंग्वेज से बहुत दूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बल्कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको स्कोप देती हैं, वैरायटी देती हैं अपने पर्पस, अपने यूज़ में। और पाइथन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं। पाइथन की मदद से आप वेबसाइट्स बनाना, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना, गेम्स बनाना, विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशंस बनाना, मशीन लर्निंग, डीएस, एआई, एमएल, बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। पाइथन के अंदर आपको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मिल रही है, बहुत अच्छा यूज़र बेस है इसका, और आपको कई तरह के फ्रेमवर्क, मॉड्यूल और हेल्प मिल जाएगी इंटरनेट के थ्रू, जिसकी मदद से आप अपना डेवलपमेंट का पूरा करियर पाइथन के ऊपर बेस करके बना सकते हैं। इसी में से एक बहुत प्रेस्टिजियस स्किल है जैंगो, और अपन जो कुछ भी सीखेंगे सिर्फ इसलिए सीखेंगे ताकि अपन जैंगो को यूज करना सीख सकें। ओके, अब पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले अगर आपके पीसी पे पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप python.org पर जाएं। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से बहुत ही सिंपल है, आप डाउनलोड्स में जाके विंडोज़ पे जाइए एंड यहाँ से आपको अपना डाउनलोड करने के लिए एक वर्जन मिल जाएगा, जैसे कि विंडोज़ एम्बेडेड पैकेज 32 बिट या 64 बिट जो भी आपका है आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से आपको सारे वर्जन्स मिल जाएंगे एंड डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना है आपको। इसका जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, बट आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ, अगर आपको किसी को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस वीडियो को देख ले कि इंस्टॉल कैसे करना है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, वीडियो में अपना टर्न ऑफ रखूंगा नेटवर्क की बैंडविड्थ के लिए। अब दीक्षांत, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? ऑडियो सही है? ओके, अब पाइथन जब आपने इंस्टॉल कर ली python.org, मैं पाइथन इंस्टॉल करते वक्त आपसे कह रहा हूँ आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और सेट पाइथन इन वर्चुअल एनवायरनमेंट इसको अनचेक कर देना है। अगर ये ऑलरेडी चेक्ड है तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अनचेक करना है एंड सेट पाइथन इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या अपडेट पाइथन इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का जो ऑप्शन है
इसको आपको चेक रखना है, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो तो नहीं है, कोई बात नहीं, इंस्टॉल है, आई मीन उसका इंस्टॉलर मेरे पास अभी नहीं है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आपके लिए आज ही, आप उसको देख के इंस्टॉल कर लें। अभी जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो कोई रुकने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्रामिस्ट का ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर सर्च कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी बेसिक पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आज अपन सिर्फ बेसिक पाइथन ही सीखने वाले हैं। ओके, मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से के बारे में बता दूं। एक होता है IDE, यानी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर जो आपको कोड लिखने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सिर्फ एक IDE है, एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि इसमें आप अपना कोड इजीली लिख सकते हो। तो मैं VS कोड का यूज कर रहा हूँ। VS कोड को पाइथन के साथ कन्फिगर कैसे करना है ये अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल मैं इस चीज को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं कर रखा तो प्रोग्रामिस्ट के ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाएं। अभी अपना लैपटॉप तो सब लोग लेके बैठे हैं ना, सबके पास है अपना लैपटॉप या PC, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कहूंगा कि हाँ ये प्रोग्राम आपको बनाना है एंड यू विल हैव टू क्रिएट इट। ओके, अगर नहीं है आप लैपटॉप लेके बैठे, और अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये कंपाइलर ओपन कर लीजिए। इसको कंपाइलर कहना सही नहीं है, बट इन लोगों ने कह रखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले पाइथन के अंदर आपको एक सिंपल इनपुट देना है और एक सिंपल आउटपुट लेना है। तो इनपुट पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ। जैसे आपने प्रिंट कमांड दी, उसके अंदर आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बस ये इतना सिंपल आउटपुट देना है। एक लाइन का प्रोग्राम बनेगा पाइथन में कोई भी आउटपुट देने के लिए। इसकी मदद से अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रिंट एक फंक्शन है जो कि ये जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब जो कैरेक्टर से मिलके बनी है। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जो क्योट्स हैं, जो ये डबल क्योट्स लगा रखे हैं मैंने, इन डबल क्योट्स के अंदर जो कुछ भी मैं लिखता हूँ वो एज इट इज जाके टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट है और प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से मैंने कोई भी मैसेज दे दिया। ऐसे ही मैं इनपुट लेना चाहूँ। एक तो आप लोगों को लगभग सबको सी प्रोग्रामिंग आती है, तो सी प्रोग्रामिंग आती हो या नहीं आती हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे उसमें डेटा टाइप अपन को डिक्लेयर करने पड़ते हैं, पाइथन में नहीं होता। पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग नाम का एक फीचर होता है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप असाइन कर सकते हो एंड एनी टाइम आप उसका डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हो। आपको स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यू असाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं a = 5 लिखूं, देन मैं a = 5 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आने वाला है। इस प्रोग्राम को अगर मैं अभी रन करूं, रन पाइथन फाइल, तो कोई एरर नहीं आने वाला। यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया सिंपली। ओके, इस तरीके से ये प्रिंट होगा। अब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये चीज समझना जरूरी है। इंटरप्रेटेड होने का मतलब ये है कि ये C और C++ से बहुत अलग है, इसलिए क्योंकि ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की लाइन है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने के बाद पाइथन का इंटरप्रेटर सेकंड नंबर की लाइन को आके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, देन थर्ड लाइन एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन ये चलता रहेगा। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में आप पूरे के पूरे कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर जो होता है वो, और उसके बाद उसे एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जबकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन ये प्रोसेस हो रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कोड, कोई एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी। यहां तक जितनी बातें मैंने बताई उनमें से किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई परेशानी है? यहां तक सही चल रहा है सब कुछ? ओके, सो अब बेसिक आउटपुट कैसे देना है, बेसिक इनपुट कैसे लेना है, ये इनपुट मैंने बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं। अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एंड एक सिंपल आउटपुट दे दिया। अब ये जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल एक्चुअली क्या है आज मैं आपको बताऊं। अगर हम a = 5 कर रहे हैं, एक्चुअली तो a एक कैरेक्टर है,
लेकिन मैंने यहाँ इसके आगे इक्वल टू 5 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैरेक्टर ए है वो 5 के इक्वल हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो कंप्यूटर में होती है, उसमें एक कोई मेमोरी लोकेशन है, उसको नाम दे दिया गया, उसका नाम रख दिया गया ए, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो है एक इंटीजर 5। दैट मीन्स कि a इक्वल्स 5 का मतलब है कि कोई एक मेमोरी लोकेशन लो जिसका नाम a रख दो, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा है वो 5 रख दो। यानी कि एक कमरा जिसको अपन ने एक नाम दे दिया a, और उसके अंदर जो सामान है वो हो गया 5। इस तरीके से ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, एंड इसी तरीके से ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है, एकदम सिमिलर वे में। ठीक है। अब अगर आपको बेसिक इनपुट लेना है तो मैं कह सकता हूं a इक्वल्स इनपुट एंटर समथिंग, एंड देन मैं लिख दूंगा प्रिंट a। देख सकते हो आप कोई %d की जरूरत नहीं, %c की जरूरत नहीं, वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। पाइथन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खाली 2 लाइन में एक इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। आप बेसिकली एक वेरिएबल बना रहे हो a, जिसको आप असाइन कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो एक वैल्यू से, और वो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो इनपुट से मिल रही है। इनपुट फंक्शन यूजर को ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्पॉट, और ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद स्क्रीन पे यूजर जो भी एंटर कर रहा है वो वैल्यू a के अंदर आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं अभी, यहाँ देखिए एंटर समथिंग लिखा हुआ आ रहा है, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे 45 एंटर करता हूँ, ये देखिए 45 प्रिंट हो गया। सो बिल्कुल इजी है ये इनपुट देना और प्रिंट लेना। ओके, सो ये इनपुट और प्रिंट के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, सो अब आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं केवल। प्रोग्राम इसका कंपाइलर ओपन करके एक बार ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है अभी स्क्रीन पर, ये वाले प्रोग्राम को एक बार आप लोग खुद बनाइए। प्लीज क्रिएट दिस प्रोग्राम राइट नाउ। बहुत सिंपल है। चैट में क्या है? हाँ, ऑनलाइन कंपाइलर ले सकते हैं मानस। एक बार आप लोग अपनी स्क्रीन पे जाइए और ये प्रोग्राम रन करिए, और जिस जिसका रन हो जाए वो अपना हैंड रेज कर देना। मानस का सबसे पहले हो गया है, अदर्स ऑल्सो। अभय का हो गया। ओके, हर्षित एंड दीक्षांत हो गया, ठीक है। ओके, गुड। सो अब अगर ये चीज रन हो गई है तो आपको पता चल गया होगा कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को लेके बहुत फ्रीडम है। यानी कि आप अब अगर आप इस चीज को रन करें, बाय द वे कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट का मतलब होता है कि एक लाइन जिसको टोटली इग्नोर करना है, जो कोड नहीं है, जिसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपका कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, व्हाटएवर इट इज, वो उस लाइन को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तो ऐसी लाइंस अपन लिखते हैं कोड में। अगर अपन को कोई कोड जो है उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, कुछ याद करने के लिए लिखना है, या कोई भी मैसेज लिखना है कोड में, और अपन चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, अपन उसको एक कमेंट बना देंगे। पाइथन में किसी भी लाइन को कमेंट बनाने के लिए उसके आगे एक हैश मार्क लग जाता है, एंड जिस भी लाइन के आगे हैश मार्क है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इक्वल्स 5, a इक्वल्स 5, a इक्वल्स 5.0, इन दिस केस जो लास्ट मैंने अपडेट दिया a को, अब अगर मैं प्रिंट करूं a की वैल्यू, तो जो लास्ट अपडेट दिया मैंने वो प्रिंट हो जाएगा 5.0, यानी कि लास्ट में a की जो वैल्यू मैंने सेट करी वही वैल्यू यहां पर चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं एंड देन इसको रन करता हूं, तो लास्ट वैल्यू बन गई FIVE5, ये वाली स्ट्रिंग, और इसलिए यहां पर 5 प्रिंट हो गया। अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूं
और फिर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इंटीजर 5 प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप्स के साथ आप किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डेटा टाइप में विदाउट एनी इश्यू। ठीक है, बढ़िया। तो इसी के साथ अब अपन देख लेते हैं पाइथन में कंडीशनल्स कैसे होते हैं। इफ स्टेटमेंट, अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है पाइथन के अंदर तो आप कंडीशनल्स का यूज करेंगे। यानी कि अगर आपने लिखा a इक्वल्स इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर आपने यूजर से इनपुट ले लिया, देन आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 5 से छोटा है या 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। ये कंपैरिजन आपको अगर करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस चीज को समझो कि माना कि डेटा टाइप्स की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो इनपुट फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं ये आपको यूजर ने जो भी एंटर किया उसे एक स्ट्रिंग यानी एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको देगा। स्ट्रिंग जब मैं बोल रहा हूं आप उसको फिलहाल, अगर आपको नहीं पता स्ट्रिंग क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट उस चीज को मान लें। सिंपल टेक्स्ट जो कि एक इंटीजर या नंबर नहीं है जिसके ऊपर अपन अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते, लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो ये जो इनपुट है ये आपको एक स्ट्रिंग दे रहा है एंड ये स्ट्रिंग ए के अंदर जा रही है। बट अगर हमें कंपेयर करना है कि जो वैल्यू है वो 5 जो कि एक इंटीजर है उससे बड़ी है या छोटी है या कैसी है, बराबर है, तो इन दैट केस अपन को इसे एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a की जो वैल्यू है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स इंट फंक्शन का यूज करूंगा और a उसके अंदर दे दूंगा। यहां पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर मैंने वो वेरिएबल की वैल्यू दे दी। तो अब a की जो भी वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से a वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। यानी कि मैंने a की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ और a इज ग्रेटर देन 5, मैंने एक कंडीशन लिख दी कि a जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, कॉलन लगाऊंगा और एंटर दबा दूंगा। अब यहाँ कॉलन और इंडेंट का कॉन्सेप्ट समझिए। अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, पाइथन के अंदर आप इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ना, इनका यूज नहीं होता पाइथन में। ओके, सो इंस्टेड आप एक कॉलन लगाएंगे, ये वाला सिंबल, इसको कॉलन कहते हैं। एंड जब आप एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर एक इंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो गया है। यानी कि ये जो इंडेंट होता है या इंडेंटेशन होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक कोड के ब्लॉक को। यानी कि सी के अंदर हम जब इस तरीके से एक कोड ब्लॉक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज सी प्लस प्लस का अगर मैं लिखूं, ये सी प्लस प्लस का कोड लिखा मैंने, तो ये जो ब्रेसेस जो काम कर रहे हैं वही काम ये कॉलन और इंडेंट मिलके करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये लिखने की जगह सेम काम करवाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट a is greater than 5। एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। तो अगर a is greater than 5 ये जो कंडीशन है ये सही होती है, ये ट्रू होती है, इन दैट केस ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो a is greater than 5 ये चीज प्रिंट हो जाएगी। इस कोड को मैं अभी रन कर देता हूं एंड यहां देख सकते हो एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 61 और यहां a is greater than 5 प्रिंट हो गया। ओके, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब क्लियर, ऑल क्लियर। अभय, मानस, हर्षित, अब ओके। सो इस प्रोग्राम को अभी कंप्लीट करना बाकी है। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम लिखेंगे इफ। अब इफ की जगह यहां हम एलिफ लिख सकते हैं, एल्स इफ की जगह एस ई को हटा दिया और एलिफ कर दिया। एलिफ का मतलब है अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं सही होती है तो इस कंडीशन को चेक करो। अगर a ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन सही नहीं होती है
तो मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूं, उसको चेक करो। यहां मैं लिख दूंगा a इक्वल्स 5। यहाँ डबल इक्वल का मतलब है कि कंपेयर करेंगे और a के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर हुई तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी, नहीं तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। यहां मैं लिख दूंगा प्रिंट बोथ आर इक्वल। और अगर ना ही a 5 से बड़ा है ना ही a 5 के बराबर है तो डेफिनेटली a 5 से छोटा होने वाला है। इन दिस केस में लगाऊंगा एल्स, यानी कि ऊपर वाली दोनों ही कंडीशंस गलत साबित हुई हैं। तो एट द एंड अब ये तो करना ही है, ये करो, अगर ये नहीं तो ये करो, अगर ये भी नहीं तो आखिरकार ये तो करना ही है। उस टाइप का कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। मैं कर दूंगा प्रिंट a is smaller than 5। ऑब्वियसली अगर a 5 से बड़ा नहीं है, a 5 के बराबर नहीं है, तो a 5 से छोटा ही होगा। यहाँ पर इस तरीके का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ एंटर नंबर पूछ रहा है, मैंने एंटर किया 4, तो ये मेरे को प्रिंट कर रहा है a is smaller than 5। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ और एंटर करता हूँ 5, ये प्रिंट करेगा बोथ आर इक्वल। मैं इसको फिर से रन करता हूं और एंटर करता हूं 6, ये एंटर करेगा a is greater than 5। तो ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली अपन को बता रहा है कि जो वैल्यू एंटर हुई वो 5 से बड़ी है, बराबर है या छोटी है, और ये प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट होता है। ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक इस चीज में, इस कोड में कहीं कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पूरा प्रोग्राम बिना देखें एक बार अपने एंड पे बनाइए। जिस जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना। कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट लीजिए एंड देन कंपेयर कीजिए 5 से बड़ी है, बराबर है या छोटी है। और जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो आप हैंड रेज कर दें कि आपका आउटपुट आ चुका है सक्सेसफुली। देवेश का हो गया, अभय का हो गया, I'm still waiting। प्रियांशु का हो गया, मानस का हो गया। मानस एक बार अपनी स्क्रीन दिखा दोगे? मैं चाहूंगा मानस कि आपने जो कोड लिखा है वो दिखा दें आप मेरे को। बिल्कुल सही, गुड। ओके, सो ये चीज मैं मानूंगा कि अब आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी है। और ये जैसे मैंने मानस की स्क्रीन देखी है, मैं कभी भी किसी को भी बोल दूंगा स्क्रीन दिखाने के लिए, बिकॉज मुझे मॉनिटर करना है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समझ रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है। तो अब अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मानस अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए।
ओके, सो कंडीशनल्स यहाँ पर इफ एलिफ एल्स आप अच्छे से समझ चुके हैं कैसे करना है यूज। अब नेक्स्ट आती है लूपिंग की बारी। मैं अगर बोलूं कि मेरे को कोई एक कमांड सिर्फ एक बार लिखनी है, प्रिंट 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन क्या मैं इस कमांड को, ऐसी ही कमांड को कॉपी पेस्ट करूं बार बार और फिर इन डिजिट्स को चेंज कर दूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए अगर मुझे 1 से 5 तक काउंटडाउन प्रिंट करनी है? तो चलो एक बार के लिए मैं ऐसा कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मुझे 50 तक करनी है तो क्या मैं इसको 50 टाइम्स करूं, या मुझे 100 तक करनी है, या मे बी 500 तक करनी है? तो ये फिजिबल नहीं है कि हम बार बार प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज करें, और ये हमारे कोड को खराब भी दिखाता है। लूपिंग का मतलब होता है आप एक ही कमांड को बार बार लिखे बिना किसी कंडीशन के द्वारा गवर्न एक लूप उसके ऊपर चला दें, यानी कि वो कमांड बार बार अपने आप रिपीट होती रहे जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड है, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है उस केस में वो लूप ब्रेक हो जाता है। ओके, सो अब एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में नंबर्स प्रिंट करने का, 1 to 10 काउंटडाउन प्रिंट करने का। इसके लिए हम यूज करेंगे लूपिंग, और पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक रेंज हो, एक आइडिया हो कि हमें कितने इटरेशंस चाहिए। इटरेशन का मतलब एक रिपीटेशन को इटरेशन कहते हैं, यानी एक बार कोड के एग्जीक्यूट होने को एक इटरेशन कहते हैं। तो ऐसे अपन को कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार उसे चलाना है, ये जब हमें आइडिया हो, हमारे पास एक रेंज हो, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे पाइथन में। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको कितनी बार कोड को चलाना है, कितने इटरेशन चाहिए, कोई रेंज नहीं है, उस केस में व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप का अभी मैं आपको यूज सिखा रहा हूं। फॉर लूप कैसे यूज करना है, फॉर आई इन रेंज 0,11 प्रिंट आई, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ, 0 की जगह 1 कर दूंगा। यहां हो क्या रहा है, आई एक सिंपल सा वेरिएबल है, और यहां पर फॉर लूप जो है वो ये करेगा कि इस आई वाले वेरिएबल को इस रेंज की सारी वैल्यूज जो हैं एक एक करके प्रोवाइड करेगा। ये रेंज शुरू हो रही है 1 से। रेंज का मतलब क्या है, एक तरह से सिर्फ एक लिस्ट जो कि आपको 1 से लेके 11 तक के सारे नंबर्स देने वाली है, जिसमें 11 काउंट नहीं होता, 11 काउंट नहीं होगा। यानी कि 1 to 11 की रेंज में 1 से लेके 10 तक के नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, 11 एक्सक्लूडेड होगा। ओके, तो जो आई है उसको एक एक करके इस रेंज में सारी वैल्यूज मिलेंगी। पहले आई को 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। और उस हर एक वैल्यू के साथ, उन सारी वैल्यूज के साथ ये जो अंदर का कोड है ये एक बार रन करेगा। यानी कि शुरुआत में आई को 1 मिलेगा, एंड आई की वैल्यू 1 रखने के साथ प्रिंट आई यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 रखने के साथ प्रिंट आई यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। यानी आई की जो भी वैल्यू है वो हर एक इटरेशन में प्रिंट होता जा रहा है। अब मैं इस कोड को रन कर देता हूं, एंड ये कोड हमें सिंपली 1 से लेकर 10 तक की काउंटडाउन दे देगा, जो कि आप देख सकते हो 1 से स्टार्ट होके ये काउंटडाउन 10 तक जा रही है। इस तरीके से एक फॉर लूप वर्क करता है। एक फॉर लूप को वर्क करवाने का एक और तरीका हो सकता है कि आप कोई एरे डिफाइन कर दो। हालांकि मैंने अभी तक आपको एरेज के बारे में नहीं बताया है, इसलिए इस चीज से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको आगे चल के दोबारा लाने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एकदम सही है। आप एक रेंज को ट्रैवर्स करने की जगह, एक रेंज के ऊपर काम करने की जगह आप एक एरे के ऊपर काम कर रहे हो, एक कलेक्शन ऑफ यूनिट्स के ऊपर काम कर रहे हो। इस तरीके से भी पाइथन में फॉर लूप यूज होता है। अब ये जो इन है ये एक तरह का मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि जो आपकी रेंज है उस रेंज के अंदर आई जो ये वैल्यू है वो है या नहीं। और फॉर ये काम कर रहा है कि ए आई की जो वैल्यू है वो सेट कर रहा है रेंज के अंदर। अगर आप यहां पे लिखते हो if I या if 1 in
1 2 3। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर 1 ढूंढेगा इस पूरे कलेक्शन में से, और उसको अगर 1 मिला तो ये आंसर करेगा ट्रू, अगर 1 नहीं मिला तो ये आंसर करेगा फॉल्स। इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। तो यहाँ पर ये मेंबरशिप ऑपरेटर यही काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ फॉर कीवर्ड लगा है इसलिए फॉर इस चीज को फॉल्स नहीं होने देगा, इंस्टेड वो उस वैल्यू को उठा के आई के पास रख देगा। इस तरीके से ये फॉर लूप काम कर रहा है। सो बेसिकली बहुत इजी भाषा में अगर समझें तो आई सारी वैल्यूज पकड़ेगा एक एक करके, और हर एक वैल्यू के साथ में प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा। इस तरीके से फॉर लूप काम कर रहा है। ओके, सो ये चीज सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अभय को समझ में आ गया, देवेश को समझ आ गया, दीक्षांत को समझ आ गया, मानस को समझ आ गया। ओके देवेश, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए और मुझे एक प्रोग्राम बना के दिखाइए जिसमें आप फॉर लूप की मदद से 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करें। मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरीके से अप टू 10 2 की एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दिखानी है फॉर लूप की मदद से। स्क्रीन शेयर कर दीजिए और ये प्रोग्राम बना लिए। बाकी सब लोग भी अपने एंड पर ये प्रोग्राम बनाएं, बाकी सब लोगों को भी बनाना है, एंड जब बन जाए तो एक्चुअल सही प्रोग्राम से उसे टैली करें। आई होप आप सभी का आउटपुट सही आएगा। ओके गुड, बन गया। एक बार प्रोग्राम दिखा दो थोड़ा पास से। हाँ, अब सब लोग देख लीजिए इसने क्या किया है। बाकी लोगों ने अभी तक अपना हैंड रेज नहीं किया है, किस किस का हो गया? ठीक है देवेश, थैंक यू। हर्षित अग्रवाल इनएक्टिव है। बहुत सिंपल है, जैसा कि देवेश ने किया। आई को अपन जिस भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड बस ये मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, इस तरीके से फॉर लूप काम कर रहा है। अब वाइल लूप भी एक तरह की चीज होती है। वाइल लूप कैसे काम करेगा? मैं यहाँ पे लिख दूं वाइल एंड देन एक कंडीशन लिखूं, तो उसके लिए मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए a लेस देन 5। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो इनिशियली डिफाइन कर सकता हूँ 1। आयुष्मान स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब ठीक है, अब दिख रही है ना स्क्रीन? अब सही है। ठीक है, ये कोड है, बस आपने i को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो गई। अब आप वाइल लूप देखिए। फॉर लूप तो आप समझ गए कैसे काम करता है। वाइल लूप के लिए आपको बस एक कंडीशन चाहिए, जहां आपको रेंज का आइडिया नहीं है कि आपको कितने इटरेशन चाहिए। यहाँ आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है और जब तक वो ट्रू है तब तक आपको इटरेशन चलाते रहना है। उसके लिए आप वाइल लूप यूज करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने a = 5 लिख दिया, अब मैं लिख सकता हूँ वाइल a इज लेस देन 100। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंडीशन लिख दी, जब तक a 100 से छोटा है तब तक प्रिंट a और a प्लस इक्वल्स 1। a प्लस इक्वल्स 1 का मतलब है a इक्वल्स a प्लस 1, यानी a की जो भी वैल्यू करंटली है उसमें मैं सिर्फ एक ऐड कर रहा हूं। यानी a की वैल्यू अगर 5 है तो इस कमांड के बाद 6 हो जाएगी, उसके बाद 7 हो जाएगी, और इस तरीके से हर एक इटरेशन में एक उसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो प्लस इक्वल 1 का मतलब है a इक्वल्स a प्लस 1, और इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं, जो आपको शॉर्ट हैंड में स्वीट हैंड आपका काम करके दे रहा है।
तो अब ये जो लूप है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक चलता, सॉरी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई या ए अगर 100 के बराबर हो गया या 100 से बड़ा हो गया, तो ये जो लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इटरेशंस बंद हो जाएंगे। तो अब मेरे को कोई एक जना बोल के बता दो कि इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो आउटपुट क्या आने वाला है। कौन बता रहा है? 5 से 99। ओके, 5 से 99 दीक्षांत का है ना? बिल्कुल सही, 5 से 99 तक की काउंटडाउन प्रिंट होने वाली है। इस तरीके से एक व्हाइल लूप काम करता है। ओके, फॉर और व्हाइल बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने दिखाए हैं, आप लोग समझ गए। अब व्हाइल को आप इनफाइनाइट लूप भी बना सकते हो। इनफाइनाइट इन द सेंस, यहां से अगर मैं a इक्वल्स, चलो a इक्वल्स 5 रहने देते हैं, यहां से अगर मैं इस कंडीशन की जगह सिर्फ ट्रू लिख दूं, देन ये हमेशा हमेशा के लिए ट्रू ही रहने वाला है। ये कभी ट्रू के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो इन दैट केस ये लूप कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और अगर ये लूप कभी खत्म नहीं होगा तो आपको इनफाइनाइटली स्टार्टिंग फ्रॉम 5 वैल्यूज मिलती ही चली जाएंगी, और जब तक आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ये वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। इसी को कहते हैं इनफाइनाइट या इनडेफिनेट लूप, और ये इनफाइनाइटली आपके लिए चलता रहेगा। इसको अगर मैं रन कर दूं, ये देखो अबाउ 1000 वैल्यूज पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये लूप नहीं रुकेगा जब तक मैं फोर्सफुली इस प्रोग्राम को एग्जिट ना करूं। तो आप एक व्हाइल लूप को इनफाइनाइट लूप बना सकते हो, लेकिन आप एक फॉर लूप में इनफाइनाइट लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर लूप एक रेंज के ऊपर काम करता है, एक एरे को ट्रैवर्स करता है। आप फॉर लूप को इनफाइनाइट नहीं बना सकते, बट आप व्हाइल लूप को इनफाइनाइट बना सकते हो। जितनी देर में मैंने ये बात बोली, लिटरली लूप 65,000 से ऊपर पहुंच चुका है। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया। इनफाइनाइट लूप किस केस में काम आता है, तो इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए। आप में से कोई मुझे बताएगा ये बात कि इनफाइनाइट लूप अपने किस काम का हो सकता है, या अपन को कब उसकी जरूरत पड़ सकती है? एनीवन, कौन बताएगा? प्रियांशु और अभय ने हैंड रेज कर रखा है भाई में। प्रियांशु, ओके, मैं बताता हूं। इनफाइनाइट लूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप देख रहे हो ये VS कोड जो मैंने ओपन कर रखा है, ये इनफाइनाइटली मुझे सर्व कर रहा है। मैं चाहे जितनी देर VS कोड को चाहूं यूज कर सकता हूं। क्या VS कोड ये कहेगा कि नहीं, मैं ओपन होने के बाद आधे घंटे में या 15 मिनट में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर ऑफ हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। आप जितने भी चाहो घंटों तक, दिनों तक VS कोड को ओपन रख सकते हो, ये खुद क्लोज नहीं होने वाला। तो ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट लूप ही तो है। प्रोग्राम पूरा लोड हो गया एंड देन वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होते जा रहा है। VS कोड लोड हो गया, बट एट दी कोर वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और एक कंप्यूटर प्रोग्राम अगर कभी बंद ही नहीं हो रहा, वो इनफाइनाइटली चलता जा रहा है, मतलब वहां इनफाइनाइट लूप है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, सर्वर प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हर जगह इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है। इनफाइनाइट लूप के बिना कोई भी किसी तरह का सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता। इनफाइनाइट लूप के बिना कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, और अगर बनाया है तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के विपरीत हो गया। एक सॉफ्टवेयर सिर्फ वो होता है जो आपको इनफाइनाइटली सर्व कर सके। ओके, सो अब ये आपको व्हाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया। ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो ये व्हाइल लूप कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ये कोड इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइज देना चाहूंगा, एंड ये एक्सरसाइज आप लोग करें। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, एंड ये क्वेश्चन मुझे जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसको सबसे अच्छा समझ में आया है। तो क्वेश्चन इज कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू
accept 5 integers as user input and print their product. यूजर से 5 इंटीजर्स इनपुट में लेने हैं एंड उनका प्रोडक्ट आपको प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम मुझे बना के दिखा दीजिए आप लोग, और सभी लोगों को बनाना है अपने एंड पर। यूजर से कोई 5 इंटीजर इनपुट में लेके उनका प्रोडक्ट प्रिंट करना है आपको। आप सभी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड प्रियांशु अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। प्रियांशु, भी कर रहा हूँ, करता हूँ 2 मिनट।
वेरी गुड, एकदम सही प्रोग्राम है एंड बहुत सही अप्रोच से आपने किया है। और बाकी लोगों का अभी तक नहीं हुआ? मानस, ओके, इतना टाइम सफिशिएंट है। किस किस का नहीं हुआ, एक बार रेज योर हैंड्स प्लीज। कौन कौन नहीं कर पाया? ठीक है, देवेश और मानस, दीक्षांत, हर्षित। ओके, अभय का हो गया? ओके, आप नहीं कर पाए, ठीक है, मैं बताता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। इससे पहले कि मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन बताऊं, आप में से कोई मुझे अपना प्रोग्राम दिखाना चाहेगा? क्योंकि हो सकता है कोई छोटा मोटा एरर या छोटी मोटी मिस्टेक हो। ओके, अभय शर्मा अपना प्रोग्राम दिखा दीजिए। आपके प्रोग्राम को करेक्ट कर दूंगा मैं। अभय, हर्षित। ओके, नेम null is not defined for a in range 5 n equals int. नहीं, आपने null कीवर्ड हटा दिया। ओके, आपने null कीवर्ड क्यों यूज किया? वेल, ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, इस प्रोग्राम को करने के मेनली दो तरीके हो सकते हैं। एक है इजी तरीका और एक है ज्यादा एफिशिएंट तरीका। हालांकि दोनों ही बहुत इजी तरीके हैं, तो दोनों तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूँ। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप इंटीजर इनपुट लें, एक वेरिएबल है a, उसके अंदर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, एंटर अ नंबर प्रिंट कर रहा हूँ मैसेज और इनपुट ले रहा हूँ, और जो भी इनपुट आ रहा है उसको ऑन द स्पॉट इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल के a को इंटीजर में कन्वर्ट करके सीधा ले रहा हूँ। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे 5 इंटीजर लेने हैं, तो मैं इसको कॉपी करके 5 बार पेस्ट कर दिया एंड मैं ये जो नेम्स है इनको चेंज कर दूँ। ये एक तरीका है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। एंड एट लास्ट मैं प्रिंट कर दूंगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई।
और ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। लेकिन इसी को अगर फॉर लूप से करें, क्योंकि हम 5 इनपुट ले रहे हैं, तो मैं इन बाकी सारी चीजों को हटा देता हूँ और एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज 0,5। अब मैंने रेंज 0 और 5 की ली है क्योंकि मुझे 0, 1, 2, 3, 4 5 इटरेशन मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने लोअर लिमिट 0 ली है तो अपर लिमिट जितनी होगी उतने ही इटरेशन आपको मिलेंगे, यानी 0,5 में 5 इटरेशन आपको मिलेंगे। इन पांचों इटरेशंस में मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस लाइन को यहां ले आता हूं, a इक्वल्स इंटीजर इनपुट, यानी कि 5 बार इंटीजर इनपुट ले लिया मैंने, और अब मैं यहाँ एक वेरिएबल बना दूंगा b इक्वल्स 1, और यहाँ मैं ऑन द स्पॉट कर दूंगा b मल्टीप्लाई इक्वल्स a। तो यानी कि b को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या ब्रेकआउट बनेगा, b इक्वल्स b इंटू a, यही बनेगा। तो b को a से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको b में स्टोर कर दो, यही मैं कह रहा हूँ। और इनिशियली b 1 है, 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आंसर वो वैल्यू खुद ही आ जाती है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा एंड एट लास्ट इस लूप के खत्म होने के बाद मैं लिख सकता हूँ प्रिंट b और मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा। तो यानी कि एक बार फिर से पूरा प्रोग्राम समझ लीजिए। b को मैंने एक वैल्यू दे दी 1, फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर i इन रेंज फॉर लूप, जो कि 0 से लेकर के 5 तक जा रहा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। ये सारी वैल्यूज एक एक करके i के अंदर जाएंगी और i की उस हर एक वैल्यू के साथ ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मैं इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, सबसे पहले इनपुट लगाया कुछ नंबर एंटर करवाने के लिए, एंड देन एक इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दिया ऑन द स्पॉट। यस, कोई डाउट? हु इज रेजिंग हैंड? ओके, ये फाइल आपने शेयर की है, ठीक है। मैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करूंगा फिलहाल। b मल्टीप्लाई इक्वल्स a, यानी कि b को a और b को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वही b के अंदर स्टोर कर दो एंड देन प्रिंट b। मैं b को प्रिंट कर दूंगा। इस तरीके से मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है, आंसर, वो मिल जाएगा। रन पाइथन फाइल करता हूँ, एंटर अ नंबर 5, एंटर अ नंबर 6, एंटर अ नंबर 7, एंटर अ नंबर 8, एंटर अ नंबर 9, और यहाँ सारा प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से ये चीज काम करेगी। आई होप अब ये प्रोग्राम सभी लोगों को समझ में आ गया। ओके, अभय अब आप बोलिए क्या कह रहे थे? आई डोंट हैव एक्सेस टू दिस फाइल। शायद आपने अपना कोड भेजा है मेरे को, राइट? हाँ, 5 वैल्यूज इनपुट लेनी है, बट आप देखिए ना, मैंने लूप चला रखा है अप टू 5 और 5 वैल्यूज इनपुट लेके मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ ऑन द स्पॉट। ओके, सो अब ये चीज सभी को समझ में आ गई है, मैं ये मान रहा हूँ सभी लोगों ने ये चीज समझ ली। कोई दिक्कत किसी को? हर्षित, रेस कर रखा है आपने हैंड। अब ये प्रोग्राम करिए आप लोग जो नहीं कर पाए थे पहले, और करके दिखाइए। दीक्षांत, अब आपकी बारी है अपना प्रोग्राम दिखाने की। अभय, आपने हैंड रेज कर रखा है, आप बोल के बता दीजिए क्या बात है, कोई डाउट हो तो।
आपने जो फाइल सेंड की है चैट में उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर 5 वैल्यूज डिफरेंट हैं तो वो तो यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी ना, जैसे पहले मेथड से ले रहे थे। बट अपन अभी भी यूजर से ही तो इनपुट ले रहे हैं। नहीं, लूप वाला ही अपन तो ऐसे ले रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 सीक्वेंस में। अगर कोई 5 7 9 11 ऐसे देना चाहे तब वो नहीं पहला वाला नहीं मेथड ही यूज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, एक मिनट। देखिए यहाँ आई की जो वैल्यू जा रही है उस पे हमारा आउटपुट डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आई को पूरे कोड में कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ए की वैल्यू यूजर से इनपुट ही ले रहा हूँ, और यूजर जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है वो ए के अंदर जा रही है, एंड देन मैं बी में ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो आई इस पूरे कोड में कहीं यूज ही नहीं हो रहा। आई को मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मुझे 5 इटरेशन चाहिए थे इस कोड के, दैट्स इट। आई की वैल्यू में कहीं यूज नहीं कर रहा है इस कोड में। सो आई ये जो है ना 0 1 2 3 4 इनका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा मेरे को, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उन 5 नंबर्स का जो यूजर ने एंटर किए, क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। दीक्षांत अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, एंड बाकी सब लोग भी ये कोड बनाइए। बिल्कुल सही, बढ़िया। ओके, किस किस का हो गया ये कोड? एक बार रेज हैंड, अपना हैंड रेज कर देना। मानस, आपको समझ में नहीं आया शायद, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम 5 बार ले रहे हैं। अगर अच्छा, आपका डाउट ये है कि मुझे यहाँ पर 1 कैसे लेना है, राइट? सो इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक चीज कर सकता हूँ, और वो है str आई को यहाँ पे ऐड कर दूँ। या तो मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे f स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ आई, और यहाँ पर मैं f लगा दूंगा। f स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है। तो अब क्या होगा, इस तरीके से चेंज करने पर इन ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल मैंने रखा है उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ 1 आ जाएगी, जब 2 होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ f लगाने से ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाती है, और इस स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो पाइथन का एक कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है, और उससे जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। यानी कि अगर मैं अब इस प्रोग्राम को, आप लोग एक मिनट में अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता हूं, आप लोग बोल के बता दें आपको क्या डाउट है। इसको मैं अगर रन करूं इस प्रोग्राम को, यहाँ देखिए एंटर नंबर 0 मैंने एंटर कर दिया, फिर एंटर नंबर 1 मैंने एंटर कर दिया, फिर एंटर नंबर 2 मैंने एंटर कर दिया, फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं नंबर्स एंटर करवा सकता हूँ। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब आपके क्या डाउट्स हैं आप बताइए मेरे को। इसमें एफ का क्या काम है? किसका? एफ जो आगे लगा है, ये एफ इस स्ट्रिंग को एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाता है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यानी कि ये जो चीज है ये तभी वर्क करेगी जब हम यहाँ पे एफ लगाएंगे। अगर मैं एफ हटा दूं यहाँ से तो ये एज इट इज आई प्रिंट हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस के साथ में। अगर मैंने एफ हटा दिया तो ये देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये आई एज इट इज कर्ली ब्रेसेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो एफ लगाने से उस चीज को डिटेक्ट करेगा पाइथन कि यहाँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज हो रहा है, एंड पाइथन उस हिसाब से उस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेगा। ये देखिए एंटर नंबर 0। ओके, और डाउट्स? और कुछ डाउट्स हैं बोलिए। और किसी को कोई डाउट? सब समझ में आ गया, क्लियर? प्रोग्राम किस किस का बन गया अब तक?
हैंड रेज कर दीजिए। ओके, हर्षित नहीं बना अभी तक। अभय, हर्षित का बन गया। अभय कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं समझता हूँ आप सभी ने बना लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं बाद में। फिलहाल आगे प्रोसीड करेंगे। सो अब लूपिंग यहाँ पे इस तरीके से काम कर रही है एंड ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज थी। आगे हम बढ़ेंगे फंक्शंस पे। फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली अभी आपने जब लूप बनाया, इस प्रोग्राम का ही एक एग्जांपल ले लूं। यहाँ पर एक कोड ब्लॉक है और इस कोड ब्लॉक की मदद से आपने एक डेफिनेशन दी कि आपके फॉर लूप का ये फंक्शनल पार्ट होने वाला है या फॉर लूप की फंक्शनैलिटी ये होने वाली है जो यहाँ पे लिखी है। अगर मैं कहूँ कि ये लगातार रिपीट ना होकर मुझे इसका रिपीटेशन तो चाहिए, मुझे इसे रीयूज करना है, बार बार नहीं लिखना, बट मुझे वो कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, मुझे वो एट टाइम्स चाहिए जब मैं उसको कॉल करूं। उस चीज के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं। सो बेसिकली एक फंक्शन के अंदर हम एक तरह का पैकेट बना देते हैं जो कोड को कंटेन करता है, और जब भी हम चाहें सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिख के पूरे बड़े बड़े कोड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं दोबारा से। हम जब भी उसे कॉल करेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा एंड उस कोड के साथ हम कुछ नई वैल्यूज एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सिमिलर कोड से अलग आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। बेसिकली कोड की रीयूजेबिलिटी जहां हमको चाहिए वहां हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। सो फंक्शन पाइथन के अंदर कैसे बनाना है? अगेन पाइथन में डेटा टाइप्स की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप जैसे सी या सी प्लस प्लस में वॉइड या इंट या डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, पाइथन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में इंस्टेड आपके पास एक कीवर्ड होता है DEF, डिफ यानी डेफ, इसका मतलब है डिफाइन फंक्शन, इसकी फुल फॉर्म हो सकती है डिफाइन फंक्शन। इस कीवर्ड को लिखने के बाद आपको फंक्शन का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल function1, यहां आपने नेम लिख दिया, देन आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं एंड देन कॉलन लगा के कोड ब्लॉक स्टार्ट कर देना है। एंड यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट im function1। इस तरीके से आपने लिख दिया, ये एक फंक्शन बन गया। इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं यहां से। अब ये जो फंक्शन है ये क्या कोई आउटपुट जनरेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इस फंक्शन को डिफाइन तो किया है पर एक बार भी कॉल नहीं किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं यहाँ पे तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिला, देखिए ब्लैंक आउटपुट। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं यहाँ पे function1, इस तरीके से इसको कॉल करूं, जब हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया है तब हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, और जब हम डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिख के ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं रन को क्लिक करूं तो यहाँ im function1 प्रिंट हो जाता है। इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। ओके, तो ये इतनी चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? हाँ भाई बोलो। प्रियांशु बोलिए, आपको क्या डाउट है? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आपका प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं आपको कैसे होगा। फंक्शन के लिए अभी मैंने जो बताया वो चीज सबको समझ में आ गई? ओके, अब भाई अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट। देखिए फॉर लूप के बाद में आपने इंडेंट नहीं लगाया, यानी कि फॉर के बाद में आपको एक 4 स्पेसेस का गैप रखना है अपने कोड के ऊपर। यानी वो जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ना,
नहीं नहीं, यहाँ नहीं, जो थर्ड और फोर्थ लाइन है उनके स्टार्टिंग में आप टैब प्रेस कीजिए, टैब, नेक्स्ट लाइन के लिए भी। हाँ, अब ये प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि आप जब कॉलन लगा के एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, इंडेंटेड ब्लॉक, तो उसके लिए आपको इंडेंट लगाना जरूरी है, जो कि 4 स्पीसीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके, बढ़िया, अभी तक सब क्लियर? ओके, सो फंक्शन के बारे में मैंने आपको ये बताया, बट व्हाट अबाउट हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमारी दी हुई वैल्यूज को ही प्रोसेस कर सके। उसके लिए हम यूज करेंगे आर्ग्यूमेंट्स। सो सपोज अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो मेरी दी गई वैल्यूज को ऐड करके उनका सम प्रिंट करे, उसके लिए मैं एक एडर नाम का फंक्शन बना सकता हूं। यहां पर मैं a, b, अगेन आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉलन, और अब यहां आप लिख सकते हैं प्रिंट a प्लस b। तो a और b में जो भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके उनका आंसर प्रिंट कर देगा ये फंक्शन। अब बस मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और इसकी कॉल के अंदर a और b के लिए 2 वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने 6 और 4 प्रोवाइड कर दिया, तो अब ये 6 चला जाएगा a के अंदर, ये 4 चला जाएगा b के अंदर, और 6 प्लस 4 10 होता है, इसलिए प्रिंट हो जाएगा 10। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, ये 10 प्रिंट हो गया। ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए एकदम, फंक्शन कैसे काम कर रहा है, डेफिनेशन कैसे हुई, सब अगर क्लियर है। ये बहुत फंडामेंटल पार्ट है जिसके बिना आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसे समझना बहुत जरूरी है। आई होप सबको समझ में आ गया। नहीं आया हैंड रेज कर दीजिए, डाउट पूछ लीजिए। अगर सबको समझ में आ गया है फिर मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है? तो अब मैं एक्सरसाइज देता हूं। Write a Python function to print the multiplication table of user entered number। एक ऐसा फंक्शन जो यूजर से एक नंबर एंटर करवा के उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दे। ये आप लोगों को बनाना है अभी। अपने एंड पर सभी लोग कोड कीजिए, एंड जिसका हो जाए वो अपना हैंड रेज कर देना। एंड इस बार हर्षित अग्रवाल आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाए और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दे। एक ऐसा फंक्शन आपको बनाना है। दीक्षांत का आउटपुट आ गया, वेरी गुड। हर्षित अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए।
कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं बना पाए, फॉर सम रीजन अटक रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है? हम्म 1,11 की रेंज रहेगी और बिल्कुल बाकी सब सही है। बिल्कुल सही, गुड। हाँ, अभी एक किसी ने हैंड रेज किया था, किसने किया? देवेश। हाँ देवेश बोलो। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। एक्सपेक्टेड कॉलन दिखाओ कोड फिर से। आपने फंक्शन डिफाइन करने के बाद कॉलन नहीं लगाया फर्स्ट लाइन में। एग्जीक्यूट हो गया? कितने लोगों का एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली? ओके मानस, कोई दिक्कत है? इंडेंटेशन मैच नहीं कर रहा, कोड दिखाओ एक बार। हाँ, एक एक्स्ट्रा स्पेस है लाइन नंबर 4 में। हम्म टैब दबाओ। हाँ अब सही है। प्रोडक्ट क्यू, ठीक है दिखाओ कोड। हाँ, ये लाइन नंबर 8 में भी एक्स्ट्रा स्पेस है। वो क्यू आपको लिखना था वहां पे। प्रोडक्ट के अंदर आप क्यू पास कीजिए। क्यू की जगह अब क्यू की कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो क्यू की वैल्यू डिफाइन कीजिए लाइन नंबर 7 में। क्यू की वैल्यू आप फंक्शन के अंदर ले रहे हो, बट आपने आर्ग्यूमेंट में क्यू पास कर रखा है और एन ले रखा है। ये चीज आपको काम नहीं करने देगी जब तक आप प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं देते हो। एंड सर्टेनली यहाँ पे एन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप आई और एन को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? नहीं, ये दो चीजें मिक्स कर दिया आपने। आप एक काम करो, एन को हटा दो, वहां से एन की जगह क्यू रख दो। लाइन नंबर 6 में एन की जगह क्यू रख दो, और लाइन नंबर 8 में से क्यू हटा दो। अब एग्जीक्यूट करो। अब ये ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सबका हो गया ये प्रोग्राम? ओके, अगर ये प्रोग्राम सभी लोगों का हो चुका है तो एक और प्रोग्राम दे रहा हूं मैं चाहूंगा कि सब लोग कर ले। आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आर्ग्यूमेंट में से 3 वैल्यूज को लेके उनका सम प्रिंट कर दे। एक ऐसा फंक्शन आर्ग्यूमेंट में, यानी कि जब अपन उसको कॉल कर रहे हैं वहां से 3 वैल्यूज लेके उनका सम प्रिंट कर दे। ऐसा एक फंक्शन बनाइए एंड देखना ये है कि सबसे पहले कौन बनाता है। अच्छा, इस बार अपनी स्क्रीन शेयर कौन करेगा? ओके दीक्षांत, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो।
गुड, बिल्कुल सही है। जिस चीज का हो जाए अपना हैंड रेज कर दो। इस क्लास के बाद आप सभी एक चीज पक्का करें कि एक पाइथन इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पर, क्योंकि अपने सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है जैंगो के लिए। सो पाइथन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में उसका एड्रेस ज़रूर सेव करें। वो आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन के इंस्टॉलर में ही एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में, जहां आप टिक कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाला ऑप्शन, उसको टिक कर दें। वर्चुअलाइजेशन वाले या फिर जो आपका वर्चुअल मशीन वाला ऑप्शन होता है उसको अनटिक करें, वो चेक्ड नहीं रहना चाहिए और टिपिकल नहीं है। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा जो आपको इंस्टॉलेशन में गाइड कर दे। सो आप कल की क्लास से पहले अब सभी लोग अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करके आना। ये प्रोग्राम किस किस को दिक्कत आ रही है, कौन कौन नहीं कर पाया? व्हाट एक्सरसाइज? दे दूं? ओके। अभय शर्मा कह रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइज दे दूं। ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को करके एक पाइथन फाइल के अंदर आप सेव कर लेना उनका कोड। .py पाइथन का एक्सटेंशन होता है एंड कोड को तभी सेव करना जब या तो वो कोड सक्सेसफुली रन हो जाए या फिर किसी रीजन से एरर आ रहा है, कोड रन नहीं हो पा रहा है। बोथ दीज केसेस आप अपने फाइनल कोड को सेव करके रखें और अगर कोई डाउट होता है तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। वो लोग अब मेरे को कितने लोगों का लास्ट फंक्शन वाला प्रोग्राम हुआ है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए सभी लोग एक बार। देवेश, हर्षित और दीक्षांत का हो गया और कितने लोगों का नहीं हुआ फॉर सम रीजन? प्रियांशु, मानस, अभय। प्रियांशु, आपका नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है दिखा दो। स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए क्या दिक्कत है। मानस और अभय, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो गया आपका? अभय और मानस, ओके, आई गेस ये दोनों लाइन पे नहीं है, इट्स ओके। सो आपके एक्सरसाइज में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। मेनली तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम पर और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके सॉल्यूशंस करके कल आना। कल अपन पाइथन में कुछ आगे के एडवांस टॉपिक्स जैसे कि क्लासेस, फाइल हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, इनके बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोगों को ये क्लास सेटिस्फाइंग लगी है? ऐसे लोग जिनको अच्छे से समझ में आया? ओके, सभी को अच्छा लगा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। एंड और भी लोग जिनने इस कोर्स में एनरोल किया बट आज की क्लास में एब्सेंट हैं, अगर आपकी उनसे बात होती है तो उन्हें एनकरेज करें कि क्लास अटेंड करें। ओके, हाँ, एक डाउट है। क्या डाउट है देवेश? हेलो आयुष्मान, हाँ। मान लीजिए ए ए एक वेरिएबल है हम्म। और उसकी वैल्यू 5 है। हम्म। फिर अपन उसको ए को एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं, हम्म। तो इसमें मेमोरी के अंदर क्या होता है जाके? मेमोरी के अंदर शुरुआत में जब आपने उसको 5 असाइन किया तो 5 था। देन जब आपने 5 की जगह एक स्ट्रिंग असाइन करी तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल ए है उसके अंदर एक एरे की 0th इंडेक्स चली जाएगी, यानी कि वो जो स्ट्रिंग है
उस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर एक एक बिट लेकर उस मेमोरी में एक एरे बना लेगा और उसकी 0th इंडेक्स जो है वो ए वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगी। एक तरह से डेटा टाइप कन्वर्ट करने का काम पाइथन खुद कर रहा है, आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। और अगर कोई डाउट आपको बाद में आता है। अच्छा, और भी 2 लोगों ने अपने हैंड रेज कर रखे हैं, बता दो क्या डाउट है। वेल ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों को अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पर अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। डाउट सॉल्व क्लास में ही होंगे, व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको डाउट आया है वो डाउट और भी लोगों को आ सकता है। सो मेनली मैं ये कहूँगा, प्रोग्राम्स करते रहिए, इसी तरह से क्लास में अटेंटिव रहिए, अटेंड करते रहिए एंड आप वेबसाइट बना पाएंगे। ओके, ये क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज सब आप फ्री हैं। हाँ मानस, आपको कोई डाउट है? एक मिनट, अभी एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट, आपका कोड देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही है कोड और ये वर्क भी कर रहा है, राइट? हाँ, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, ठीक है। सो एक बार और कोड दिखाइए। आप f+q प्रिंट कर रहे हैं लेकिन f = 0। अच्छा, ये आपने लास्ट प्रोग्राम किया है, तो इसमें आपको फॉर लूप की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने आर्ग्यूमेंट में से वैल्यू लेने को कहा था। एक मिनट, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिए, मैं बताता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन f1। इसमें अपन 3 आर्ग्यूमेंट लेंगे, a, b, c, और प्रिंट कर देंगे a + b + c, एंड देन इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ, 3, 4, 5। बस, तो a, b और c को 3, 4, 5 वैल्यूज रेस्पेक्टिवली मिल जाएंगी एंड प्रिंट हो जाएगा a + b + c। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, अच्छा ये किया लेकिन एरर आ रहा था। ओके, आप एक बार इसको और कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है, अगर कोई एरर आए तो। ओके, अपनी एक्सरसाइज में इसको एक बार और कर लेना।